हेलो एवरीवन। आपकी लीगल बडी आज फिर हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। लेकिन इस वीडियो में ना ही तो हम लोग का कोई टॉपिक पढ़ेंगे, ना ही हम कोई सेक्शंस पढ़ेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, इनसे भी इम्पॉर्टेंट, लाइक आप कहेंगे कि ठीक है, नई कंसेप्ट सीखने से ज़्यादा क्या इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हम किसी भी टॉपिक को, किसी भी सेक्शन को, किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी स्टैचू की किसी भी लीगल प्रोविज़न को जब हम मेमोराइज़ करते हैं या यूँ कह लो कि समझने की कोशिश करते हैं, या हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ना, वो आती है कि इतने सारी चीज़ों को हम मेमोराइज़ कैसे करें। राइट। जब हम एलएलबी या एलएलएम या किसी और भी एग्ज़ाम के लिए नॉर्मल पढ़ रहे होते हैं ना, तब तो हमको लगता है कि ठीक है, एग्ज़ाम होना है, हमको एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना है, तो हम उसको समझेंगे, याद करेंगे और शायद लिख देंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम राइज तब भी होती है, लेकिन ये प्रोलिफरेट हो जाती है जब हम किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होते हैं। राइट। तो चाहे ये एंट्रेंस जुडिशरी का हो, यूपीएससी में आपने लॉ को एज ए सब्जेक्ट ऑप्ट कर रखा हो, या फिर जैसे एडीए के एग्ज़ाम होते हैं, डीए के एग्ज़ाम होते हैं, बैंकिंग में, रेलवे में, एंड देयर इज़ ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ एग्ज़ाम, है ना, इन द लीगल फील्ड, जहाँ पे आपको कंसेप्ट्स को मेमोराइज करना होता है और सबसे बड़ी बात लॉन्ग समय के लिए रिटेन करना होता है। क्योंकि आप एक बार आपने याद करा, थोड़े समय बाद भूल गए, तो उस प्रॉब्लम की को रिजॉल्व करने के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप इन तीन क्वेश्चंस का, कुछ तीन क्वेश्चन है मेरे पास, अगर आप इन तीन क्वेश्चन का आंसर करें कंसेप्ट को स्टार्ट करते वक्त, तो मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि आप उस कंसेप्ट को, आप उस सेक्शन को या उस लीगल प्रोविज़न को एक फास्टर स्पीड से मेमोराइज़ कर पाएंगे, लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन कर पाएंगे, और सबसे बड़ी बात है, कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर आपने एक बार याद कर लिया, जब भी आपको कहीं पे मान लो रिवीजन की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो यू हैव टू जस्ट ब्रश इट अप, है ना। एक फटाफट से अगर आप उसकी रिवीजन कर दोगे तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। तो ठीक है, वीडियो को लंबा नहीं करते, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट डज़ इट मीन और व्हाट इज़ द डेफिनेशन। तो जनरली क्या होता है, जब भी हम कोई कंसेप्ट करना शुरू करते हैं, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से होना चाहिए, व्हाट डज़ इट मीन, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल, एवरी लॉ स्टूडेंट इज़ वेल अवेयर ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। राइट। अब हमको ये याद करना है, अब इसमें बहुत सारी प्रोविज़न याद करनी होती है, हमको बहुत सारे इसके पहलुओं को अच्छे से याद करना होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे, लेकिन दिमाग में कन्फ्यूज़न हो जाता है, अच्छे से याद करने के बाद भी फॉरगेटफुलनेस होने लग जाती है। तो जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज़ इट मीन, डाइंग डिक्लेरेशन का क्या मतलब है। तो आपको नाम सजेस्ट कर रहा है, मरने पे कोई डिक्लेरेशन करना, तो मरते वक्त कोई डिक्लेरेशन करना। राइट। अगर हम लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको पता है कि कोई भी इंसान जब कोई स्टेटमेंट देता है, वो पुलिस के सामने देता है, रिलेटिव्स के सामने देता है, या जज के सामने देता है, तो इनमें से किसकी एविडेंटरी वैल्यू है। तो डाइंग डिक्लेरेशन क्या है, एक मरता हुआ व्यक्ति कुछ डिक्लेयर कर रहा है। राइट। तो हमें अपने आप, ये पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ इट डिफाइन, तो वो क्या बताएगा। ऐसे वो दिन दुनिया की बातें तो हम नहीं जानना चाहेंगे उससे, कानून में हम उससे ये तो नहीं जानेंगे कि हाउ ही वॉज, प्रॉपर्टी क्या है, रिलेटिव क्या है, नहीं। कानून ये जानना चाहेगा कि अगर वो डेथ नेचुरल नहीं है, फर्स्ट, है ना, नेचुरल नहीं है, नेचुरल है तो कोई इशू ही नहीं है। लेकिन अगर वो मर्डर है, वो कुछ ऐसा है जो सस्पिशियस है ना, किलिंग हो सकती है, कुछ और ऐसा हो सकता है जिसमें सस्पिशन है कि बंदा नेचुरल डेथ नहीं मरा है और वो कुछ बता रहा है, तो डाइंग डिक्लेरेशन क्या बता रहा है, वो अपनी डेथ के बारे में बता रहा है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ हिज डेथ। राइट, ये मीनिंग है इसका। या फिर कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस दैट लीड्स टू हिज डेथ और हर डेथ, तो हमको पता चला व्हाट डज इट मीन। और जब आप ये दो बात याद कर लोगे कि वो अपनी डेथ का कॉज बता रहा है या वो ट्रांजैक्शंस बता रहा है जिससे वो डेथ कॉज हुई है,
तो आपको फर्स्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात याद हो जाएगी, रेस्ट के जो प्रोविज़न है ना वो इसी से रिलेटेड हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन फिर क्या अराइज होगा हमारा, लेट्स टेक दिस एग्जांपल ना इन द सेम वे, डाइंग डिक्लेरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए, व्हाई वी नीड इट, हमको इसकी ज़रूरत क्यों है, व्हाई वी नीड इट। डाइंग डिक्लेरेशन, एक बंदा मर रहा है यानी मर जाएगा वो फ्यूचर में, और अब हमारे को पता है कि वो मर चुका है, मतलब हम तो जब डाइंग डिक्लेरेशन पूछ रहे ना कि मरते, तो उसने क्या बताया, ज़रूरत क्या है, तो क्या नीड है इसकी। ऑब्वियसली एक पर्सन मर गया है, कुछ सस्पिशियस डेथ है, नेचुरल नहीं है, और उसकी डेथ के बारे में उससे अच्छा कौन बता सकता है, विटनेसेस हो सकते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो सकते हैं, बट व्हाट इज़ बेटर देन एनीथिंग एल्स कि अगर बंदा खुद ही कह रहा है मेरी डेथ कैसे हुई। और स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ये माना जाता है कि मरता हुआ बंदा झूठ नहीं बोलता है, तो वो जो बता रहा है वो सही बता रहा है कि मेरी डेथ का कॉज ये है, या ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए, ऐसी कुछ इवेंट्स हुई कि मेरी डेथ हो गई। तो वो जो अपने उसके किसने उनके साथ ऐसा करा, मतलब हु आर द एक्यूज पर्सनस और पर्सन, उसका वो नाम बता रहा है, या वो तरीका बता रहा है, या वो प्रोसेस बता रहा है, या व्हाट हैपेंड वो बता रहा है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि डाइंग डिक्लेरेशन की एविडेंटरी वैल्यू क्या होती है, क्या सोल डाइंग डिक्लेरेशन पे ज़रूरत है, तो क्या इतना मान लेंगे कि सिर्फ उसके कहने मात्र से सज़ा हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अगर वो ट्रूथफुल डाइंग डिक्लेरेशन है, वो रिलायबल डाइंग डिक्लेरेशन है, तो सोल डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे भी कन्विक्शन हो जाती है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो अराइज होता है वो होता है व्हाट इज़ द करंट स्टेटस। तो करंट स्टेटस का मतलब क्या है कि क्या कोई अमेंडमेंट आई है इस प्रोविज़न से रिलेटेड, कोई सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट आई है इसी कंसेप्ट से रिलेटेड, तो आप उस कंसेप्ट को उस पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे कि मे बी जब स्टैचू लिखा गया तब ये था, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, या उस स्टेट के हाई कोर्ट ने ये कहा था, लेकिन नाउ एक अमेंडमेंट आ गई है, तो आप उसको याद करेंगे, आपको पता चलेगा कि अब करंट क्या चल रहा है। जिस समय आप पढ़ रहे हो ना उस समय सोचो कि अभी करंट स्टेटस क्या चल रहा है, या फिर डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग आई है तो आप उसको इंक्लूड करोगे। और ये जब 3 क्वेश्चन आपका मन उनके आंसर फाइंड आउट कर लेगा, मतलब आप फाइंड आउट कर लोगे, आप राइट डाउन कर लोगे, देन स्टार्ट रीडिंग द होल कंसेप्ट इन अ सिस्टमेटिक मैनर। तब आप उसके सारे इंग्रेडिएंट्स को लिखिए, उनको याद कीजिए, केस लॉ को करंट को इंक्लूड करिए, कोई अमेंडमेंट में चेंजेस आए हैं तो पहले क्या था अब क्या है उसको इंक्लूड करिए। एंड आई बैट इट कि अगर आपने इन 3 क्वेश्चंस को आंसर कर लिया तो आप वो प्रोविज़न को, वो सेक्शन को कभी भी नहीं भूलेंगे। और ऐसा नहीं है जैसे मैंने डाइंग डिक्लेरेशन दिया, आप रेस जुडिकेटा पे इसको अप्लाई करके देखिएगा, सिंपल फटाफट कर लें। एक एग्जांपल रेस जुडिकेटा का, व्हाट डज इट मीन, लैटिन टर्म है तो फिर हिंदी इंग्लिश क्या मतलब है इसका, हमको इसकी ज़रूरत क्यों होती है, वाई वी नीड इट, करंट स्टेटस क्या है। तो रेस जुडिकेटा का मतलब क्या है, जब आप मतलब समझ जाएंगे कि आप मल्टीपल लिटिगेशन नहीं कर सकते हैं, हमको इसकी नीड है ना, मतलब समझ जाएंगे, फिर आप उसकी नीड समझेंगे कि मल्टीपल लिटिगेशंस अलाउड नहीं हैं, वो लिटिगेंट को भी परेशान करती हैं, वो जुडिशियल सिस्टम को भी परेशान करती हैं जो ओवरली बर्डनड है ऑलरेडी। दूसरा, कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स आने के चांसेस हो जाते हैं। करंट स्टेटस क्या है, क्या कोई अमेंडेड है या सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, तो आप इसको कितना जल्दी याद कर लोगे। कुछ जब हम मीन याद करते हैं ना तो उस मीनिंग में डेफिनेशन, कोई टाइप्स हैं या वो और कोई उसका ब्रॉड हॉरिजॉन है, तो वो सब कुछ इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। अब आप सोचोगे क्या ये बाकी की प्रोविज़न को, तो बिल्कुल है, आप आईपीसी के सारे सेक्शंस को देख लीजिए। अब थेफ्ट हो, है ना, थेफ्ट का मतलब क्या है, क्या ज़रूरत है भाई थेफ्ट के लिए, ऑब्वियसली बिना कंसेंट के कोई किसी की चीज़ नहीं लेगा, फिर अगर ले रहे हो तो पनिशमेंट है, और करंट स्टेटस क्या है, और ऐसी अनगिनत। फॉर एग्जाम्पल कॉमन इंटेंशन, व्हाट डज इट मीन,
कॉमन इंटेंशन, एक से ज़्यादा, है ना, 2 बंदों का होना ज़रूरी है, तभी कुछ कॉमन होगा। अकेला बंदे का कुछ कॉमन नहीं होता। तो 2 बंदे या 2 से ज़्यादा जब कॉमन इंटेंशन के साथ कोई क्राइम कमिट करते हैं, ज़रूरत क्या है, रोकने के लिए। क्योंकि मिल के क्राइम का जो फॉर्म है ना वो एग्रेवेट हो जाता है। तो हम नहीं चाहते कि लोग मिल के क्राइम करें, ग्रुप में इकट्ठे होकर क्राइम करें। दूसरी बात, कोई व्यक्ति ये कह के ना बच पाए कि मैं तो सिर्फ खड़ा होकर देख रहा था, मैंने तो मर्डर करा ही नहीं, मैंने तो चोरी करी ही नहीं, तो गेट पे खड़ा था। तो ओवर्टली एंड कोवर्टली बोथ एक्ट्स आर पनिशेबल ऑफेंस, है ना। उनको उसी सज़ा मिल जाएगी जिसने एक्टिवली वर्क करा या कोई इनएक्टिवली खड़ा रहा, बिकॉज दे प्रोसीड विद द कॉमन इंटेंशन, है ना। तो अब आप समझ रहे हैं कि किसी भी कंसेप्ट को, और मैं सीरियसली बता रही हूँ, आप मैं यूपीएससी का एग्जांपल दे सकती हूँ इसमें। अगर हम अपने लॉ के फील्ड को भी छोड़ देना तो आप यूपीएससी का एग्जांपल लीजिए। वुमेन एम्पावरमेंट है, व्हाट डज इट मीन, व्हाई वी नीड इट, व्हाट इज़ द करंट स्टेटस, यानी कोई लॉ है क्या, कोई सरकार की स्कीम है क्या, कुछ और प्रोविज़न है क्या। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, आप एक ऐसे जैसी चीज़ में भी इसको इंक्लूड कर सकते हो, साइंस के सब्जेक्ट में इंक्लूड कर सकते हो, और लॉ तो हमारा है ही जिसमें हमको यूज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इन 3 क्वेश्चंस का आंसर करने के बाद आप किसी भी कंसेप्ट को बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी समझ पाएंगे, मेमोराइज़ कर पाएंगे और बहुत लॉन्ग समय तक रिटेन कर पाएंगे। हर बार बस आपको क्या देखना होगा, और वंस यू अंडरस्टैंड ना, तो हर बार आपको क्या देखना होगा, करंट स्टेटस क्या है। क्योंकि मीनिंग और नीड तो हमको समझ में आ गई थी, पहले भी आ गई थी। 5 साल बाद मीनिंग और नीड तो वही रहेगा, लेकिन क्या बदलेगा, करंट स्टेटस। तो आप क्या अपडेट करेंगे 5 साल बाद, सिर्फ उसका करंट स्टेटस है। कोई अमेंडमेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया, तो बस वो ऐड कीजिए, फिर से आपका रिवाइज हो जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अच्छे से अपनी कंसेप्ट्स को याद कीजिए। जो भी एंट्रेंस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसको क्वालिफाई कीजिए और बहुत अच्छे लेवल पे पहुँचे। माय ऑल गुड विशेस आर विद ऑल ऑफ यू। ओके डियर फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। आपकी लीगल बडी आपसे बाय कहती है। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय डियर फ्रेंड्स।